Hello, class 7th student. We discussed chapter number 1st in geography. The name of chapter is our environment. तो आज जो है हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हमारा एनवायरनमेंट या आवर एनवायरनमेंट। तो हमारा एनवायरनमेंट है क्या? तो आपकी बुक में पिक्चर दे रखी है, उस पिक्चर को जब आप देखेंगे तो सबसे पहले यही है कि व्हाट यू ऑल सी इन द पिक्चर। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है या क्या है इस पिक्चर में, एंड हाउ डू दीज थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर। और इस पिक्चर में जो आपको अलग अलग चीजें दिख रही हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे पे निर्भर करती हैं, एंड हाउ डू ह्यूमन बीइंग अफेक्ट दीज थिंग्स या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दीज थिंग्स ऑन द ह्यूमन बीइंग। मींस मनुष्य का इनके ऊपर क्या प्रभाव है और इनका मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव है, ये सब हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो ये कहते हैं लुक ऑल अराउंड अस वी सी टू टाइप्स ऑफ थिंग्स। अगर हम हमारे चारों तरफ देखें तो हमें दो तरह की चीजें नजर आएंगी या दो तरह की चीजें हमें दिखेंगी। पहली तो वो जो कौन सी होंगी, नेचुरल, दूसरी वो जो होंगी मैनमेड। ठीक है, तो पहली तो वो चीजें आपको दिखाई देंगी जो प्रकृति की प्राकृतिक है या प्रकृति द्वारा बनाई गई है, तो दूसरी वो है जो खुद ह्यूमन बीइंग ने अपनी आवश्यकता के अनुसार उनको डेवलप किया। ठीक है, तो नेचुरल थिंग्स की अगर हम बात करें तो नेचुरल थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय नेचर एंड दे आर आल्सो लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो जो प्राकृतिक जो है उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, या लिविंग को ही हम कह सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट, या हम इसी को कह सकते हैं फैकल्टिक, और इसको हम कह सकते हैं एबायोटिक। इसी को हम कह सकते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। ओके, एंड नेक्स्ट मैन-मेड। तो मैं आपको बता रहा था नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट, मीन नॉन लिविंग कंपोनेंट आल्सो कंसीडर्ड इन एबायोटिक component. Okay, next है man-made, means the things which are developed by human being with their requirement. वो सारी चीजें जो मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार डेवलप की हैं, these all are considered man-made things, just like transportation system, example buildings, society, social system, family, religion, education, politics, economy, these all are things, these all are factors are developed by human being. Okay, next है the natural environment. हम जब natural environment की बात करें या जब प्राकृतिक environment की बात करें तो this is the solid top layer of the earth surface. इसमें जो आएगा वो आएगा जो solid top layer है अर्थ की, उसको हम कंसीडर करते हैं। तो दिस इज द सॉलिड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, आल्सो कॉल्ड अर्थ क्रस्ट। इट इज मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल विद ए थिन कवरिंग ऑफ सॉइल। तो ये जो सॉलिड टॉप लेयर है पृथ्वी की, ये किससे बनी हुई है? तो ये बनी हुई है या तो सॉइल से बनी हुई है या हम कहें रॉक से बनी हुई है, रॉकी है, रॉक्स एंड सॉइल, या तो मुद्दा पाई जाएगी या चट्टानें पाई जाएंगी। और ये जो सरफेस है ये कैसा होगा? तो ये होगा अनइवन, मींस समान नहीं होगा, अनइवन हो सकता है, प्लेन हो सकता है। एंड दिस लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। दिस लेयर ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। इसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस का मीन्स ही होता है, टर्म लिथोस, the meaning of the term lithos is stone or rocks. तो जो शब्द लिथोस है इसका मतलब ही होता है, अर्थ होता है rocks. Okay, and the part of the crust lying below the oceans is called ocean floor. और वो solid surface जो समुद्र तल के नीचे है, इसके ऊपर से समुद्र है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ओशियन फ्लोर, which again is uneven. और ये भी कैसा होगा? तो ये अनइवन होगा। ठीक है, एंड नॉट फ्लैट। फिर नेक्स्ट जो है वो है आपके में हाइड्रोस्फीयर। तो
नेचुरल एनवायरनमेंट की जो हमने बात की, तो जब हम उसमें बात करते हैं स्फीयर्स की, तो फर्स्ट था रॉकी सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट, दिस इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। तो फर्स्ट था लिथोस्फीयर एंड सेकंड है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर जो है ये वो पार्ट है, द पार्ट ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर। इस पार्ट ऑफ द अर्थ व्हिच कवर्ड विद वाटर, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ वाटर बॉडी। तो हाइड्रोस्फीयर पृथ्वी का वह भाग है जिससे क्या है, जो पानी से ढका हुआ है, जो वाटर से ढका हुआ है, और इसमें जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो सारी इसके अंदर आती है, जैसे कि पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशियन, ठीक है। तो वो चाहे आपका तालाब हो, चाहे वो आपकी झील हो, नदी हो, समुद्र हो, सागर हो, कुछ भी हो, दीज ऑल आर कंसिडर्ड है हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट है आपके में एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट टॉपिक एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, तो जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो द थिक लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। तो ये क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो एयर की जो लेयर है, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो देयर द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज व्हिच चेंज इन क्वालिटी एंड इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और ये जो एयर है ये क्या है, ये एक मिक्सचर है इसका गैसेज का। जो एयर है, एयर क्या है, तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेज, ठीक है। तो एयर जो है वो गैसेज का मिक्सचर है, और इसकी क्वालिटी जो है वो चेंज होती जाती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर बढ़ते जाते हैं, ऊंचाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसका जो कंपोजिशन होता है वो चेंज होता जाता है। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जो एटमॉस्फेयर है ये पृथ्वी के चारों तरफ इसी वजह से बना हुआ है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पृथ्वी के चारों ओर, अर्थ के चारों ओर एनवायरनमेंट की जो उपस्थिति है ये किसकी वजह से है, ये अलग अलग लेयर है, ये मान लो अर्थ है। तो इनकी उपस्थिति होने का कारण ये है कि अर्थ अपनी ओर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, एक आकर्षण बल लगाती है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड बिसाइड वेरियस गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, द एटमॉस्फेयर आल्सो कंटेन डस्ट एंड वाटर वेपर। तो इसमें बहुत सारी गैसेज हैं, जिसमें से जैसे 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, ठीक है, 0.03% CO2 एंड अदर गैसेज। इसके अलावा और क्या है एटमॉस्फेयर में, तो डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, ठीक है। तो इसमें एयर में जो है डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर भी पाए जाते हैं। द एटमॉस्फेयर चेंजेज इन एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस वाटर एंड क्लाइमेट। तो जो एटमॉस्फेयर है इसमें वाटर की अमाउंट या वाटर वेपर की अमाउंट के हिसाब से वाटर वेपर की क्वांटिटी के चेंज होने के आधार पे एटमॉस्फेयर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड द एटमॉस्फेयर आल्सो वर्क्स एज ए शील्ड। तो और एटमॉस्फेयर जो है हमारी पृथ्वी के लिए ढाल की तरह काम करता है, एंड प्रोटेक्टिंग अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेज कमिंग फ्रॉम सन।
तो सन से आने वाली जो हार्मफुल गैसेज लाइट रेज हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट यूवी रे, क्लियर एटमॉस्फेयर है, ये पृथ्वी को इन हार्मफुल रेज से या अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है, सो इट इज आल्सो वर्क्स एज शील्ड। ओके, नेक्स्ट है बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शन। बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शन मींस किस प्रकार से बायोटिक फैक्टर एबायोटिक को अफेक्ट करते हैं और एबायोटिक बायोटिक फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शन। Abiotic interaction. So the biotic and abiotic element of the environment interact with each other. तो जो environment के जो biotic और abiotic component हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मीन्स एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं? बोथ एलिमेंट्स आर डायनामिक इन नेचर। दोनों ही एलिमेंट जो है कैसे हैं? डायनामिक है नेचर में, मीन्स हमेशा गतिशील रहते हैं। जैसे ये कह रहे चेंजेस इन द This is the continuous circulation of air. Yeah, the changes in the abiotic environment are causing energy of both these elements are dynamic. तो जैसे चेंजिंग जो है एनवायरमेंट में, या हम ये कहें कि एनवायरमेंट में कोई चेंज हो जाए तो एनवायरमेंटल कंडीशन आल्सो अफेक्ट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। या हम ये कहें कि चेंजेस इन द एबायोटिक एलिमेंट आर कॉज्ड बाय द एनर्जी ऑफ द सन। जो एबायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट ये किसकी वजह से चेंज हो जाते हैं? तो सन की वजह से, सन एनर्जी की वजह से। जैसे मान लो अगर सनलाइट ज्यादा है या हम कहें गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और मौसम कैसा हो गया है, बरसात का है या इस तरह के फैक्टर है, क्लाइमेटिक कंडीशन वेट है, तो ये सनलाइट, द टाइप ऑफ द सनलाइट दे आल्सो कॉजेज वेदरिंग। हम वेदरिंग फोर्सेस की अगर बात करें तो जो वेदरिंग है, वेदरिंग क्या करेगी? ये चट्टानों को तोड़ देगी, रॉक्स को तोड़ देगी, चट्टानों को तोड़ेगी, जिससे बनेगी क्या? सॉइल। आफ्टर वेदरिंग क्या बनेगी? सॉइल। और ये जो सॉइल है वो जहां पे भी डिपोजिशन होगा इसका, वहां के जो लिविंग बींग्स होंगे या जो लिविंग कंपोनेंट होंगे उनको अफेक्ट करेगी। अगर सॉइल फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छा होगा, या क्रॉप ग्रास वगैरह अच्छी ग्रो करेंगे। और जब ग्रास किसी जगह पे ज्यादा ग्रो करेंगे तो वहां हर्बीवोरस एनिमल्स सर्वाइव इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर ब्रिंग्स अबाउट सीजनल एंड क्लाइमेटिक चेंजेस। इसके अलावा अगर देखें तो ये पृथ्वी के चारों तरफ एयर की जो ये ब्लैंकेट था या जो एटमॉस्फेयर था, ये हमेशा किसमें रहता है? सर्कुलेशन में रहता है। तो सर्कुलेशन में होने की वजह से क्लाइमेटिक कंडीशन हमेशा चेंज होती रहती है, और जब क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है तो दीज क्लाइमेटिक कंडीशन आल्सो इन्फ्लुएंस द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ दैट एरिया। ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ये किसी भी जगह पर रहने वाले लिविंग बींग्स को अफेक्ट करती है। जैसे मान लो कि कोल्ड क्लाइमेट है तो वहां पाए जाने वाले एनिमल हॉट क्लाइमेट से बिल्कुल अलग होंगे। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देखें, हम ये कहें कि एक पोलर रीजन में एक बियर पाया जाता है। हम बात करें पोलर बियर की, हम ये कहें पोलर बियर है, और हम बात करें उसकी जो ब्लैक बियर, से आप लोगों ने देखा होगा जो भालू हमारे यहाँ पाया जाता है ब्लैक कलर का, दोनों को अगर हम देखें तो दोनों में एडेप्टेशन देखें। जो ब्लैक बियर होता है उसके हेयर्स छोटे होते हैं, वहीं जो पोलर बियर होता है, जो पोलर बियर है उसकी बॉडी पे एक थिक लेयर पाई जाती है हेयर्स की, जो उसको प्रोटेक्ट करता है किससे? कोल्ड क्लाइमेट से। इसके अलावा उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? व्हाइट होता है। कहां से? बाहर से। अंदर उसके लिए थिक कोट पाया जाता है ब्लैक, ठीक है, लेकिन बाहर से वो कैसा दिखता है? व्हाइट दिखता है। व्हाइट दिखता है, व्हाइट होने से उसे क्या फायदा है? तो उसको एक तो एडेप्टेशन इजीली हो जाता है, ठीक है, तो उसको जो आइस है उसमें एडेप्टेशन इजीली में कर सकता है। जो ब्लैक कोट है अंदर का वो उसके अंदर की हीट एनर्जी को ट्रैप करने लगता है। बॉडी साइज अगर आप देखेंगे
तो आप एक कॉमन पैटर्न देखेंगे कि अगर हम हॉट क्लाइमेट से कोल्ड क्लाइमेट की तरफ मूव करें, कोल्ड क्लाइमेट की तरफ मूव करें, ठीक है, या हम ये कहें इक्वेटर से पोल्स की तरफ, तो क्या होगा, यहाँ पे जो एबायोटिक कंपोनेंट है या हम ये कहें क्लाइमेटिक कंडीशन है वो चेंज होगी। कैसी हो जाएगी, तो यहाँ बहुत गर्म होगी इक्वेटर पे, धीरे 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 जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो ये जो टेम्परेचर होगा वो कम होता जाएगा, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन हॉट से कोल्ड में कन्वर्ट होती जाएगी। तब यहाँ आपको कॉमन पैटर्न देखेंगे लिविंग थिंग्स में क्या मिलेगा, तो आप जब आप यहाँ से यहाँ जाने पे लिविंग थिंग्स को देखेंगे तो जो बॉडी का साइज है, साइज ऑफ द बॉडी, जो बॉडी साइज है एनिमल्स का, वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते समय बढ़ता जाएगा। और जो पेरिफेरल ऑर्गन्स है, जो पेरिफेरल ऑर्गन्स जो हैं, जो पेरिफेरल ऑर्गन है इनका साइज बढ़ता जाएगा। जैसे आप देखें एलिफेंट, उसके कान देखिए कितने बड़े बड़े हैं, वहीं पोलर रीजन में जब हम किसी एनिमल को देखेंगे तो उसके कान छोटे होंगे और बॉडी का साइज बड़ा होगा। जैसे हम पोलर डियर और अपना ये जो सिंपल डियर, सारा डियर जो ब्लैक डियर है उसको अगर हम देखें तो यहाँ जो ये जो काला वाला डियर है, ब्लैक डियर जो है, इसकी बॉडी का साइज छोटा होता है, कान उस पोलर डियर के कंपैरिजन में बड़े होते हैं। पोलर डियर की बॉडी का साइज बड़ा होता है और कान छोटे होते हैं, क्योंकि मैंने बताया एक्सटर्नल ऑर्गन जो होंगे वो छोटे होते जाएंगे, ठीक है, और बॉडी का साइज बढ़ता जाएगा। ऐसी अगर प्लांट को देखें, एनिमल का केस होगा, प्लांट को देखें तो जहां इक्वेटोरियल रीजन होगा वहां प्लांट कैसे पाए जाएंगे, तो इनकी कैनोपी ज्यादा होगी, इस तरह से प्लांट पाए जाएंगे जो वाइड एरिया कवर करेंगे। वही जैसे जैसे इधर से बढ़ते जाएंगे कहां, पोलर रीजन की तरफ या कोल्ड क्लाइमेट की तरफ, तो आपको पेड़ ऐसे मिलने लगेंगे ना, उसको इस तरह से कौन स्ट्रक्चर बनाने लगेंगे, कॉर्निफर्स मिलने लगेंगे। मींस यहाँ जो है ये प्लांट हो जाएंगे स्लोपी और ये प्लांट कैसे थे, ब्रॉड, ठीक है। इनकी जो हाइट है वो इनके कंपैरिजन में धीरे धीरे छोटे छोटे प्लांट होने लगेंगे। यहाँ लॉन्ग ग्रास पहला तो यहाँ ग्रास आ जाते हैं, एब्सेंट हो जाएंगे। तो ये इफेक्ट है किसका, एबायोटिक कंपोनेंट का बायोटिक कंपोनेंट पे, ठीक है। एंड एबायोटिक एलिमेंट आल्सो कॉल्ड न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स टू इवॉल्व। इसके अलावा एबायोटिक कंपोनेंट जो है वो इवोल्यूशन को भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सबसे ज्यादा जो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है रेडिएशन, ठीक है। और रेडिएशन नेचर में कभी कभी होने की वजह से म्यूटेशन हो जाता है। हालांकि अब म्यूटेशन के चांसेस कम रहते हैं, अच्छा म्यूटेशन जो होते भी हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं, लीथल म्यूटेशन होते हैं, बट म्यूटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, ओके। एंड इन नेचुरल कंडीशन म्यूटेशन अकर्स ड्यू टू द एबायोटिक कंपोनेंट। अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो जो म्यूटेशन होने का जो कारण है कौन है, एबायोटिक कंपोनेंट। सो एबायोटिक कंपोनेंट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट, ठीक है। तो इसी वजह से जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो नई स्पीशीज के डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। While old species become extinct when they fall to adapt to the changing environment. तो जो पुराने स्पीसीज हैं या जो ओल्ड स्पीसीज हैं वो खत्म हो जाती है धीरे धीरे, कब, अगर वो बदलते हुए एनवायरनमेंट में, बदलते हुए पर्यावरणीय कंडीशन में अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि डायनासोरस, जो डायनासोरस थे वो खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए, तो उसके पीछे का एक लॉजिक ये भी दिया जाता है कि जब डायनासोर थे, ठीक है, उसी समय में क्या हुआ, आइस एज आ गई, ठीक है। आइस एज आ गई मींस पृथ्वी का जो, अर्थ का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा कम हो गया और बहुत ज्यादा कम होने की वजह से ये डायनासोर खत्म हो गया, ठीक है। इन सेम वे ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज माइनिंग, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर आल्सो
इन्फ्लुएंस चेंज इन द एबायोटिक कंपोनेंट। अब देखें बायोटिक कंपोनेंट का इफेक्ट देखें एबायोटिक पे, तो केवल अकेले ह्यूमन बीइंग देख लो, सबसे ज्यादा जो इन्वायरमेंट को या एबायोटिक कंपोनेंट को अगर किसी ने अफेक्ट किया है तो वो है ह्यूमन। ठीक है, वो माइनिंग कर रहा है, माइन से मिनरल्स निकाल रहा है, कोल निकाल रहा है, पेट्रोलियम है, ठीक है, या हम कहें बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी, तो ये क्या है, इन सबसे होने वाला पॉल्यूशन, इन सबसे निकलने वाले पॉल्यूटेंट कहीं ना कहीं जो एबायोटिक कंपोनेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये जो पॉल्यूट कर दिया हमने, उनके स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया एबायोटिक कंपोनेंट के। या आज हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग होने के टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, तो कहते हैं ह्यूमन जिम्मेदार है ना। तो कहीं ना कहीं जो ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके लिए ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है, या हम कहें पॉल्यूशन हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से एबायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट को अफेक्ट करते हैं और बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट को अफेक्ट करते हैं। दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, इंटरकनेक्टेड है, या दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर है क्या, तो द स्मॉल जोन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो जो बायोस्फीयर है, तो बायोस्फीयर वास्तव में क्या है कि एक सबसे छोटा जोन है जिसमें एयर, वाटर, लैंड, या हम ये कहें जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो बायोटिक कंपोनेंट के साथ उनका इंटरेक्शन क्या है, जो हम छोटे लेवल पे देखते हैं। जैसे हम कहें कि हमने देखा है तालाब, देखिए तालाब, ठीक है, उसमें हमने देखा कि जो उस तालाब में लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट है उनके बीच क्या इंटरेक्शन है, ठीक है। तो एंड फ्लोर इज कॉल्ड द बायोस्फीयर और द रिमेंबर द बायोस्फीयर इज ए यूनिक फीचर ऑफ द अर्थ। तो जो बायोस्फीयर है वो पृथ्वी का एक यूनिक कैरेक्टर है, एक यूनिक फीचर है, एंड एज इट इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम व्हिच सपोर्ट द लाइफ। और पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम में एकमात्र ऐसा ज्ञात, तो हो सकता है कि दूसरी जगह से जीवन संभव हो, लेकिन हमारी जानकारी में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिस पर कि जीवन संभव है, ठीक है। एंड दे प्रोवाइड वेरियस लाइफ फॉर्म्स ऑल द नेसेसरी ऑफ लाइफ, ठीक है। एंड द बायोस्फीयर इज कंप्राइज्ड ऑफ टू मेजर एलिमेंट। जो बायोस्फीयर है उसमें दो मेजर एलिमेंट है, एक है प्रोड्यूसर और दूसरा